नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। एक बार फिर बीजेपी ने इस मुद्दे को ये कहते हुए गर्म कर दिया है कि राज्य के अलग अलग जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वर्तमान सत्तासीन सरकार न सिर्फ आने दे रही है बल्कि उन्हें मदरसों में ठहराया जा रहा है, उनका वोटर कार्ड तक बनाया जा रहा है। अपनी बात के प्रमाण में भाजपा राज्य सरकार के खुफिया विभाग द्वारा जून 2023 की रिपोर्ट का उल्लेख कर रही है, जिसमें खुफिया विभाग ने बताया है कि राज्य में अलग अलग जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि मदरसे में पनाह लेकर उनका वोट कार्ड तक बनाया जा रहा है। साथ ही भाजपा ने ये भी सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार का ही खुफिया विभाग ऐसी रिपोर्ट दे रहा है तो फिर लोहरदगा समेत कई जिलों के एसपी अपनी रिपोर्ट में इस घुसपैठ से इनकार क्यों कर रहे हैं। राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। का लेटर है जो सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया गया है और ये लेटर है, ये 27/6/2023 तिथि को गौर करेंगे। 27 जून 2023 को, ये तिथि को गौर क्यों मैं करने कह रहा हूं कुछ मिनट के बाद मैं बताऊंगा। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभी तक किसी भी थाना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यानी ये मान रहे हैं कि दुमका जिले में कोई घुसपैठिया की सूचना इनके पास नहीं है। यही पत्र है जामताड़ा जिले का, सूचना अधिकार के तहत लिया गया। इसमें भी कमोबेश ऐसा ही जवाब है, लेकिन इस जवाबों के साथ वो भारी भरकम रिपोर्ट दिया गया है कि ये जो घुसपैठी हैं इनको रोकने के लिए जो पुलिस है वो क्या कदम उठा रही है। और पुलिस क्या कदम उठा रही है, थाना स्तर से जागरूकता अभियान चल रहा है, निरंतर निगरानी हो रही है। चौकीदार गुप्तचरों को भी घुसपैठ होने पर अविलंब सूचित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि कैसा दिशा निर्देश है कि उसके बावजूद घुसपैठी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार कह रही है। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसी तरीके का एक पत्र गोड्डा जिले का भी है, जहां वो लिख रहे हैं कि घुसपैठियों की संख्या 0 है और घुसपैठियों का जो थाना क्षेत्र में जहां से उनके अंदर आने की संभावना है उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निगरानी हो रही है। स्पेशल ब्रांच ने भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यालय के दबाव पर ये सारे लोग कह रहे हैं कि जितने जिले के एसपी हैं कि कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं। तो ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अनर्गल बयानबाजी छोड़े, राजधर्म निभाइए। घुसपैठिए हैं, कान पकड़कर इनको सीमा के बाहर कीजिए, क्योंकि सारी शक्तियां संविधान में और विभिन्न पासपोर्ट एक्ट और तमाम एक्ट जो मैंने जिक्र किया उसमें आपके पास है। आधार कार्ड इनका रद्द कीजिए और ये नाटक करना बंद कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी घुसपैठ की सूचना ही नहीं, क्योंकि स्पेशल ब्रांच ने तो साफ बता दिया है, मोडस ऑपरेंडी बता दिया कि किस तरीके से कहां ठहराया जाता है, कैसे कार्ड बनाया जाता है। उसके बाद भी कुछ बताने को बचता नहीं है। तो घुसपैठ के मुद्दे पे राज्य सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। उनके जिला पुलिस कह रही है घुसपैठ नहीं है, स्पेशल ब्रांच कह रही है बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। राज्य सरकार कहती है हमारे पास शक्तियां नहीं है, हमने दिखाया कि आपके पास शक्तियां हैं। राज्य सरकार कह रही है कि भाई हमको बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, हम दिखाया हमने कि जो विभिन्न कानून है उसके तहत आपके पास ही शक्तियां हैं आपको बाहर निकालने की। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक राजनीति के तहत झारखंडी मुसलमानों का अहित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। झारखंडी मुसलमान जो है उनकी खिलाफत कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो ऐसे कि जितने अल्पसंख्यक कल्याण की केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं या राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, यही रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसे टकार जाते हैं और वो लव जिहाद के तहत आदिवासी बेटियों को टारगेट करते हैं। उसके भी कुछ उदाहरण है हमारे पास कि किन किन बेटियों को टारगेट किया गया, लेकिन ये किसी का नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं है। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन से निकाला गया है कि किन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया और किन लोगों ने इस तरीके से उनके साथ एक षड्यंत्र किया गया। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने संविधान दिवस के मौके पर शनिवार को अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। इस पत्र के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा से संबंधित खामियों को दूर करने की मांग की गई है। इस संबंध में पीपीआई के प्रदेश सचिव हरिनाथ कुमार ने बताया कि संगठन का ये मानना है कि आजादी के बाद भारत को एक कल्याणकारी देश होना चाहिए।
हर नागरिक को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज देश की परिस्थिति उल्टी है। संविधान के विपरीत काम किया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो सरकारी स्कूल खुले थे उसे या तो बंद कर दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का भी निजीकरण हो रहा है। कई योजनाएं चल रही है, लेकिन उनका लाभ ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। EWS आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया गया है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। मोदी सरकार जो वादा करके आई थी वह वादा पूरा नहीं कर रही है और उसके विपरीत काम कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग हमारा पार्टी का ये मानना है कि पिछले 70-73 सालों में जब से आपका आज़ादी मिला है और संविधान जब से लागू हुआ है, तब से संविधान के अनुसार एक देश को कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। हर नागरिक को वो अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज देश की परिस्थिति पूरा उल्टा है। संविधान के विपरीत पूरा सारा काम किया जा रहा है। न तो शिक्षा की व्यवस्था ठीक से हो पा रही है। जो भी शिक्षा की व्यवस्था हुई थी, जो भी स्कूल खुले थे, वो स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, मर्जर किए जा रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा स्वास्थ्य की समस्या है, क्योंकि हमारे जो देश में जो स्वास्थ्य की समस्या है वो आज के डेट में प्राइवेट कर दी गई है और हमारे देश के जो गरीब जनता है उसको स्वास्थ्य की वो लाभ मिल नहीं पा रही है। बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन उस योजनाओं का लाभ भी हमारे जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो गांव में रहने वाली जनता है, उसको सारे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा आपका जो कानून है, जो कानून आपका संविधान के परे है, संविधान के अनुसार नहीं है। जैसे EWS भी आप ले सकते हैं, जो आर्थिक आधार पे लागू किया गया, जो कि EWS आर्थिक आधार पे संविधान में कहीं प्रोविजन नहीं है। वहीं नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए किडनी संबंधित रोगों का घर बैठे ही पता लगाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप के जरिए ये काम आसान होगा। इसे लेकर सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एकता हेल्थ केयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थित एकता हेल्थ केयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर घर बैठे कई बीमारियों का समय से पता लगाया जा सकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एकता हेल्थ केयर के CEO नीरज कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन्होंने प्रोडक्ट किडनी केयर किट, वेलनेस केयर किट, मैटरनिटी वेलनेस किट और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किट का निर्माण किया है, जो किडनी, लीवर, डायबिटीज, यूरिन इन्फेक्शन जैसे जांच में सहायक साबित होगा। इन्होंने दावा किया है कि बिना पैथोलॉजी के लोग इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर मोबाइल ऐप के जरिए सभी जांच घर बैठे चंद मिनट में कर सकेंगे। इन्होंने बताया कि इनके उत्पाद ICMR और IIT बॉम्बे से मान्यता प्राप्त है। इस मौके पर उनके साथ डॉक्टर रंजन कृष्णा बोस भी मौजूद थे। एक किट्स होता है, एक किट्स है हमारा, जिस समय टेस्ट करना होता है उसी समय हम लोग इसको फाड़ देते हैं। फाड़ कर यूरिन का कंटेनर्स है, यूरिन के कंटेनर्स में हम लोग उसको डिप करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन इसमें हम लोग देते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन करके आप मोबाइल में PDF फॉर्म में 14 पैरामीटर्स आपका आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। उसमें रेफरेंस भी दिया हुआ है। रेफरेंस से आप पता कर सकेंगे कि आपका किडनी सही है या गड़बड़ है या बॉर्डर लाइन पर है। सारंडा जंगल से सटे उड़ीसा के पुंडुल झरना में डूबे पश्चिम बंगाल के छात्र ताराशंकर सरकार का शव लगभग 50 घंटे बाद झरने से बाहर निकाला गया। NDRF की मदद से शव को बाहर निकालने में सफलता मिली। बताया जाता है कि शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे शव गहरे पानी के ऊपर आया, जिसके बाद उसे निकाला जा सका। शव को देखते ही इलाके में मातम का माहौल बन गया। बता दें कि छात्र ताराशंकर सरकार 23 नवंबर की दोपहर लगभग 11 बजे झरना के गहरे पानी में डूब गया था। शव की तलाश 2 दिनों तक क्योंझर एवं राउरकेला के गोताखोरों ने की थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। झरना में डूबा छात्र पश्चिम बंगाल के आरामबाग हुगली का रहने वाला था। वह आशुतोष कॉलेज का छात्र था। छात्र ताराशंकर सरकार 43 शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज टूर पर घूमने आया था। इसी दौरान झरने में पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा समाया था। वहीं केंद्र सरकार की 354 करोड़ की RDSS योजना के तहत जमशेदपुर सर्कल की बिजली गुणवत्ता के साथ बेहतर की जाएगी। इससे योजना पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा।
केंद्र सरकार पूरे देश में बिजली की गुणवत्ता और निर्बाध आपूर्ति को लेकर कटिबद्ध है, जिसके तहत रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत लगभग 354 करोड़ की लागत से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से जमशेदपुर सर्कल को होने वाली बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाया जाएगा। इस सर्कल में घाटशिला, जमशेदपुर, मानगो और आदित्यपुर शामिल है, जहां एवी केबल, घरेलू लाइन, 11,000 केवी तार और ट्रांसफार्मर को बदलने और नया लगाने का कार्य किया जाएगा, जो टेंडर प्रक्रिया के बाद जनवरी 2024 से आरंभ होगा, जिससे बिजली लॉस कम करने के साथ गुणवत्ता युक्त निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। वह राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। अभी बिजली को लेके एक नई योजना आने वाली है, जो जल्दी आने वाली है। वो RDSS स्कीम करके है, जो सेंट्रल की है स्कीम है, ठीक है। और इसमें मेनली है वर्क होगा, जो ओवरहेड LT वायर हैं उनको एवी केबल में बदला जाएगा। कुछ नए LT और 11 के भी एक्सटेंशन होंगे, कुछ नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी स्थापित किए जाएंगे इस कार्य में, ठीक है। जो ओवरऑल हमारे सब डिवीजन के लिए या हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा बात रहेगा। इससे हमारे बिजली में और सुधार आएगी, हमारे लाइन और दुरुस्त हो जाएंगे। राजधानी रांची के पुलिस मेंस एसोसिएशन सभागार में झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय 6वां राज्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसके खुले सत्र का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस 2 दिवसीय महासम्मेलन में कर्मचारी महासंघ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होना है और संबंधित मांगों को किसी प्रकार से राज्य सरकार के पास आग्रह किया जाए, इस विषय पर भी चिंतन किया जाना है। महासम्मेलन में आज झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारी महासंघ की ओर से विषय और विसंगतियों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते रहती है। इनकी मांगों पर सरकार अवश्य विचार करेगी और निकट भविष्य में इसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करेगी। कर्मचारी महासंघ की ओर से अपना विषय और विसंगति तमाम चीज़ों को लेकर के होते रहता है और राज्य सरकार संपूर्ण रूपेण कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है और इनका जो भी मांग है, इस मांग पर सरकार विचार करेगी और निकट भविष्य में इनके मांगों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेगी। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अचानक पहुंचे SDO धालभूम पीयूष सिन्हा ने प्रत्येक स्टॉल का बारी बारी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी स्टॉलों के कर्मचारियों से पूछताछ की, अब तक की स्थिति के बारे में जाना एवं निर्देश देते हुए कहा कि सभी आए हुए लाभुकों तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। चांदपुर पंचायत भवन परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिवत रूप से सभी विभागों का स्टॉल लगाकर उपस्थित लोगों को जानकारी दी। जरूरत के अनुसार लोग योजना के लाभ के लिए आवेदन कर रहे थे। इस बीच मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार पहुंचे तथा उन्होंने जरूरतमंदों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। वहीं प्रमुख सुकुर मनी टुडू विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। उन्होंने उपस्थित लोगों के बीच कंबल, जाति प्रमाण पत्र आदि का वितरण किया। वहीं अब आवास को लेकर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस बीच अंतिम समय में SDO पीयूष सिन्हा पहुंचे एवं बारी बारी से स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी स्टॉलों के कर्मियों से पूछताछ की एवं निर्देश देते हुए कहा कि सभी आए हुए लाभुकों तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। ये वैसे लोगों के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की कि जो लोग ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं तो प्रशासन ही उनके द्वार पर जाएगी और उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, सबका हम समाधान वहीं बैठ के करेंगे। जैसे पेंशन है, आपूर्ति है राशन के लिए, या कृषि संबंधी है, कल्याण संबंधी है, या आधार कार्ड का है, या अंचल का रेवेन्यू का काम है, तमाम चीज़ें जो अंचल में या प्रखंड में होता है सबके लिए हम आए हुए हैं और पहले ही प्रचार प्रसार किया जा चुका है और लोगों के यहाँ पे उत्साह देख के लग रहा है कि हम अपने काम में सफल हो रहे हैं। राज्य सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है पूरी तरह से सफल होगी। हमारी पूरी टीम लगी हुई ईमानदारी से और हमारे मीडिया के जो बंधु हैं या जो आम जन हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है। सबके सहयोग से सबसे ज़्यादा सर किसी का मामले आ रहे हैं सामने? अभी इस बार पूरे हमारे प्रखंड में अबुआ आवास का मामला सबसे अधिक आ रहा है। यानी इससे विदित होता है
कि अभी आवास की समस्या बनी हुई है। पीएम आवास में जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपोषित जो अबुआ आवास योजना है वो गरीबों को उनकी ये करते हुए गरिमा को बनाए रखते हुए और आवास हम दे पाएंगे, एक उनको छत दे पाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। पेंशन संबंधी पेंशन का उसके बाद आ रहा है। पेंशन या तो कुछ लोगों का कुछ गड़बड़ी है या कुछ लोगों का आधार कार्ड हम बनवा रहे हैं जिसका 60 वर्ष होने। वहीं इसी क्रम में सुदूरवर्ती पंचायत के केरवा डुंगरी पंचायत में शिविर लगाकर सरकार के विभिन्न योजना का ग्रामीणों ने फायदा उठाया। वहीं शिविर में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई। इस दौरान मुखिया के द्वारा लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। अभी तो चल ही रहा है, आंकड़ा अभी आ ही रहा है। तो आप देख रहे हैं जैसे साइकिल, आपको कंबल वितरण, आपका यहाँ पर आज पीपी का भी वितरण हुआ, काफ़ी सारा पीपी का वितरण हुआ, अभी भी है। अभी आयुष्मान कार्ड का भी वितरण हुआ है। आपका कृषि विभाग से स्प्रे मशीन का भी वितरण हुआ है। तो इस प्रकार से हर एक विभाग का कुछ ना कुछ जॉब कार्ड धारी मनरेगा से कैसे रुझान है? जॉब कार्ड तो आप देखते ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे 12 ठो रेवेन्यू विलेज है और हमारे हर एक गाँव में कुछ ना कुछ मनरेगा का काम चल रहा है और लोगों को भी आसरा है क्योंकि आज बहुत अच्छे तरह से मनरेगा काम चल रहा है। जहाँ आम बागवानी अब 10 ठू आम बागवानी चल रहा है, मेड़बंदी चल रहा है, दीदी बड़ी हर एक गांव में है। तो इसलिए लोग इसको ये कर रहे हैं, दूसरा काम करते हुए दीदी बड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए जॉब कार्ड का काफ़ी रुझान है। मनरेगा पर मैंने लोगों का विश्वास है, उस पर काम कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। वहीं सरायकेला के ईचगढ़ प्रखंड सीतू पंचायत सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विकलांगों को बैसाखी कान की मशीन सखी मंडल के बीच 18 लाख का डेमो चेक, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 40,000 का डेमो चेक, आंगनबाड़ी के बच्चों को स्वेटर, धोती, साड़ी, ट्राईसाइकिल, जॉब कार्ड, केसीसी ऋण वितरण सहित कई परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। अबू आवास योजना, पेंशन योजना, केसीसी ऋण, हाथी द्वारा फसल क्षति मुआवजा आदि सैकड़ों आवेदन जमा कराए गए। इस कार्यक्रम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज ईचागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत सीतू पंचायत में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारी के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मेरे साथ हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सारे विभाग के पदाधिकारी, प्रमुख साहब और पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, सारे प्रतिनिधि, सारे लोग उपस्थित हैं। भीड़ काफ़ी संख्या में है और ये जाहिर करता है कि सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों का आकर्षण है और इन्होंने जो व्यवस्था किया है काफ़ी व्यवस्थित ढंग से लोग आ रहे हैं, अपना आवेदन डाल रहे हैं और विभिन्न तरह की योजनाएं जो सरकार द्वारा निर्देशित है, चाहे वो अबू आवास योजना हो, चाहे वो बिरसा सिंचाई कूप योजना हो, चाहे वो राजस्व से संबंधित योजनाएं हो, इन सभी का आवेदन स्टॉल पे लोग दे रहे हैं। उसका रजिस्टर में एंट्री हो रहा है और विधिवत इसका जो है आपका एक प्रोसेसिंग करके इसका लाभ लोगों को दिया जाएगा। इधर चक्रधरपुर में डिजिटल टीवी की सेवा दे रही सीकेपी डिजिटल नेटवर्क ने अपना 25वां वर्षगांठ मनाया। इसको लेकर सीकेपी डिजिटल नेटवर्क के कंट्रोल रूम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और केक काटकर सभी ने खुशियां मनाई। बता दें कि चक्रधरपुर में घर घर तक टेलीविजन मनोरंजन को एक नया रूप देकर केबल टीवी से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक का सफर तय करने वाले सीकेपी डिजिटल नेटवर्क ने शानदार 25 साल पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1997 24 नवंबर को चक्रधरपुर में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे केबल ऑपरेटरों ने एकजुटता दिखाई और चक्रधरपुर केबल टीवी नेटवर्क CCTN का गठन किया। CCTN के गठन से केबल टीवी मनोरंजन सेवा को चक्रधरपुर में एक नई ऊर्जा मिली। जहां छोटे छोटे केबल ऑपरेटर कम चैनल दिखाते थे, वहीं CCTN के गठन के बाद सैकड़ों चैनल के साथ लोगों को केबल टीवी का स्वास्थ्य और ज्ञानवर्धक मनोरंजन सालों साल दिया गया। बदलते समय के साथ केबल टीवी संचालन का परिवेश और तकनीक भी बदली। केबल टीवी की जगह डिजिटल नेटवर्क ने ले लिया। आधुनिक तकनीक से कंट्रोल रूम को डिजिटल किया गया। CDN के MD दीपक कुमार सिंह ने बताया कि केबल टीवी जब घरों में लगना एक शान माना जाता था, तब उन्होंने केबल टीवी को घर घर तक पहुंचाने का संघर्ष अपने साथी केबल ऑपरेटर के साथ मिलकर शुरू किया था। आज तेजी से बदलते वक्त में मनोरंजन के साधन भी बदल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद CDN के दर्शक उनके साथ बने हुए हैं।
इधर जमशेदपुर के एलईडी शंकुसाई रोड नंबर 5 में बोड़ाम के रहने वाले राजमिस्त्री की निर्माणाधीन भवन में काम करने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय सादिक शेख मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। बोड़ाम के बोटा में रहकर जमशेदपुर में राजमिस्त्री का काम करता था। एक सप्ताह पूर्व से वह शंकुसाई के एक निर्माणाधीन भवन में काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसने रॉड को ऊपर उठाया। रॉड ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया और रॉड में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गया। उसके साथ काम कर रहे लोगों ने किसी तरह से रॉड से छुड़ाया। उसके बाद उसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से इस वर्ष 6 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह 7 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं आज से शादी की रस्म अदायगी शुरू हो गई है। शनिवार को सगाई की रस्म पूरी की गई। सामूहिक शादी समारोह का आयोजन मंच का दूसरा वर्ष है। 2022 में 3 जोड़ों के साथ शादी समारोह की शुरुआत की गई थी, जो इस वर्ष से बढ़ाकर 6 की गई है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद राणा ने बताया कि ये सभी जोड़े जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों के हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होने की वजह से विवाह संपन्न कराने में सक्षम नहीं है। ऐसी जोड़ों को चिन्हित कर उनका सामूहिक रूप से विवाह कराया जाएगा। शादी की प्रक्रिया के तहत शनिवार को सभी 6 जोड़ों की सगाई रस्म पूरी कराई गई। इस दौरान सभी जोड़ों और परिवार के सदस्यों को वस्त्र भी प्रदान किया गया। इस सामूहिक विवाह को लेकर जोड़ों के बीच काफी खुशी का माहौल है। के द्वारा कराया गया, क्या क्या कहना चाहते हैं? ये शादी हम लोग नरेंद्र मोदी विचार मंच के बैनर तले हम लोग कराते हैं और पिछले वर्ष हम लोग 2022 में हम लोगों ने शुरू किया था 3 जोड़े के साथ। इस बार 5 जोड़ी अभी तक है, लेकिन शादी जब 7 अगस्त को होगा उस दिन पक्का है कि 6 जोड़ी हो जाएगा। 1 जोड़ी और एंट्री एकोमोडेट हम लोग कर रहे हैं, जो कि सगाई में आज एकोमोडेट नहीं कर पाए। कहाँ से जोड़ा है? ये सब जमशेदपुर से हैं, सोनारी से भी हैं, कदमा से भी है, बिरसा नगर से भी हैं, मानगो से हैं, एक कोई लड़का बाहर से पुलिया से भी है। तो इस तरह से और हर समाज से, मैंने हिंदू समाज के है भी सभी वर्ग से नहीं है। इसके लिए भी हमें एक तरह से कैंपेनिंग हम कर रहे हैं कि भाई कोर्ट मैरिज का महत्व क्या है। खास करके उनके लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बहुत सारी केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ अगर कोर्ट मैरिज नहीं है तो नहीं मिल पाता। ये बात कन्विंस करने से कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी उससे दूर भागते हैं। तो हम लोग अपनी संस्था की तरफ से एक सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज लड़का लड़की को क्या क्या आप लोग उपलब्ध कराएं? आज सगाई के दिन रिंग सेरेमनी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो रिंग सेरेमनी के अवसर पर पूरे परिवार को वस्त्र, दूल्हा का जो भी दूल्हे का साफा और शेरवानी वगैरह होता है, इंक्लूडिंग जूता, सिलाई तक की व्यवस्था हम लोग किए हैं। उसके पूरे परिवार को हम लोग वस्त्र देते हैं। लड़की के साथ है, उसको जोड़ा के साथ में उसको सारा उसके पूरे परिवार का वस्त्र वो लिस्ट लेकर के वो डिफाइन करके हम लोग पैक करा देते हैं। और चक्रधरपुर के गायत्री कुंज भगेरिया फार्म हाउस में शनिवार को रक्तदान शिविर सा नेत्रदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भगेरिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शिविर में चक्रधरपुर के मंत्री चोभा मांझी, विधायक सुखराम उरांव, पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ और पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराय मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं ये पहली बार था जब चक्रधरपुर में किसी रक्तदान शिविर में नेत्रदान जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रांची से आई झारखंड सरकार की टीम ने लोगों को रक्तदान सहित अन्य अंगदान करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि मृत्यु के बाद आप अपने शरीर का कुछ अंग दान कर लोगों को शारीरिक परेशानी से बचाने का बहुमूल्य सामाजिक कार्य कर सकते हैं। इन्हीं में से एक नेत्रदान है। वहीं उन्होंने कहा कि रक्तदान से आपके शरीर का रक्त भी अच्छा रहता है और इस दौरान भगेरिया फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वालों के अलावे शिक्षा, सामाजिक और खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को सिंहभूम गौरव सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अशोक सारंगी, सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर जामुदा सहित अन्य मौजूद थे। कि हम नेत्रदान के लिए प्रमोट करते हैं या हम नेत्रदान करते क्यों हैं, क्या कारण है कि हम नेत्रदान कर रहे हैं, या फिर आज जो समाज में नेत्रदान की बातें हो रही है क्यों हो रही है। जिन लोगों का कॉर्निया खराब हो जाता है, कॉर्निया मतलब आगे की भाग को जो काला वाला भाग जो देखते हैं वो खराब हो जाता है, तो उस कॉर्निया को हम लोग चेंज करते हैं और उसको फिर नई रोशनी मिल जाती है। तो ये कॉर्निया पहले खराब होता कैसे है, बच्चों में खेल में एक्सीडेंट में
देखते हुए बच्चे लोग तीर कमान से खेलते हैं, किसी कारण आँख में चोट लग गया और उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर काला वाला भाग जो है वो सफ़ेद हो जाता है। या फिर गरीब आदमी या फिर खेत में काम करने वाले लोग जो धान काट रहे हैं या फिर किसी को पौधे से चोट लग गया हो, तो उसमें आँख में घाव हो जाता है और वो धीरे धीरे काला वाला भाग जो है वो सफ़ेद हो जाता है ना, ओपेसिटी हो जाता है, जिससे कि उसको दिखना बंद हो जाता है। तो हमारे देश में या वर्ल्ड में जिस रेट से कॉर्निया खराब हो रहा है लोगों का, उस रेट से हमको कॉर्निया मिल नहीं रहा है, जिससे कि हम 100% लोगों को ट्रांसप्लांट कर सकें और सबको हम रोशनी दे सकें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।